हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में। मैं मनु चौधरी। आपको समावेशी शिक्षा की ये लास्ट क्लास होने वाली है और इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि हम इस वीडियो के लास्ट में क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर वाले क्वेश्चन होंगे और थोड़ा वन सेंटेंस वाले जिसमें क्वेश्चन होंगे या वन वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम करेंगे। तो लास्ट टॉपिक बचा है पर्यवेक्षण। तो नाम थोड़ा देखने में अटपटा सा लगता है, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े लिखे लोग हैं या बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है इस सब्जेक्ट में, और इस तरीके के वर्ड जब आते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को समझे। पर्यवेक्षण क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके, मतलब दूसरों के जो काम हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको सही व उचित तरीके का निर्देशन, एक तरीके से हम गाइड करते हैं, उनको सही तरीके से उनको निर्देशन प्रदान किया जाता है। पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या होती है? तो पर्यवेक्षण तो समझ गए होंगे, मतलब कि कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उसको अच्छे से स्टडी करो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद उनको क्या करो, सजेस्ट करो, उनको सजेशन दो, सलाह दो, परामर्श दो या फिर उनको निर्देशन दो कि इस तरीके से काम ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से करोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली विशेषता है, पर्यवेक्षण के अंतर्गत नवीन विधियां व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको एक नया तरीका बताना कि इस काम को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है इससे 10 गुना बेहतर आएगा। सपोज करो कि कोई अगर एक ड्राइंग बना रहा है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको पेंसिल से बनाया जाए। अगर पेन से बनाएगा तो वहाँ पर रेस करने की प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर एक बार गलत हो गया तो दोबारा से मिटा नहीं पाएगा। तो वहीं पर अगर हम पेंसिल को अगर उसको सजेस्ट करते हैं तो वो अच्छे से उसको ड्रॉ कर पाएगा और पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ पर माइनर सी मिस्टेक हो। पर्यवेक्षण का स्वरूप गत्यात्मक होता है और पर्यवेक्षण वैज्ञानिक विधि है। ये एक कैसी है? साइंटिफिक मेथड है। और विद्यालय में प्रयुक्त ये जो भी उपलब्ध होते हैं संसाधनों का शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी एजुकेशन टीचर दे रहा है उसको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बच्चों पर इफेक्ट हो, वो जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी उनको सिखाया जा रहा है, तो इसके लिए हम पर्यवेक्षण का प्रयोग करते हैं। शिक्षक जगत में, जो भी शिक्षण जगत है में होने वाली नवीन आविष्कारों से परिचित कराना या फिर शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना और विद्यालयों के सभी कार्यक्रमों में छात्रों व शिक्षकों के सहयोगों की सुनिश्चित करना। जो शिक्षकों का और छात्रों का सहयोग होता है किसी भी स्कूल को अच्छे से डेवलप करने में या उसकी पहचान बनाने में, तो उसमें सहयोग करना। पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है कि क्यों बिना फालतू में या फिर बिना किसी वजह के हम किसी दूसरे को निर्देशन क्यों दें? तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो उनका मूल्यांकन करके बताता है कि इस स्कूल में या फिर इस विद्यालय में किस हद तक एजुकेशन इफेक्टिव रही है। तो विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है। तो कोई टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का और किसी टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का। उसके लिए क्या करता है, डाइट पर टाइम पर क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, 5 दिन की, 10 दिन की, 2 दिन की या 1 दिन की, इस तरीके से वो ट्रेनिंग करते हैं और नए नए उनको टेक्निक और मेथड बताते हैं कि जिससे जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जो टीचर होते हैं वो अपनी जो एक्टिविटी होती है उनको अच्छे से चला पाएँ या उनको अच्छे से बच्चों तक पहुंचा पाएँ, उसके लिए भी पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। अभी आते हैं हमारे पास क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है इसका निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य। ये तीनों ही कार्य हैं इसका। और अगर ये तीनों आए तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बेसिकली से आराम से बात है, उसमें आएगा उपरोक्त सभी। तो हम उपरोक्त सभी पर लगा देंगे। और अगर इन तीन में से कोई एक दिया हुआ है और बाकी ऑप्शन अलग हैं तो इन तीन में से ही किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। मनोविज्ञान की जो प्रथम उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। कब खोली गई थी? मैंने बताया था कि वो 1975 में खोली गई थी। अब देखो, नवीन समिति के तहत जो खोली गई थी, विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक क्या है? निर्देशन एवं परामर्श। अगर बच्चे को अच्छे से सलाह दी जाए या फिर अच्छे से उसको गाइड किया जाए तो बच्चा अपने काम पे ज़्यादा फोकस ना करके अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेगा। ग्रामीण एरिया में बच्चे इसीलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में या उचित ढंग से परामर्श नहीं मिल पाता है। परामर्श से संबंधित जिले में विशेषता समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है
वो ही इस चीज़ का नेतृत्व करता है। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो समुदाय का समूह प्लस दाय, मतलब कि एक तरीके से दो शब्द मिले हुए हैं इसमें। समुदाय मतलब सामूहिक जो एक संरचना होती है उसको समुदाय बोलते हैं। और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है दिल्ली में। ब्रेल लेखन क्या होता है? ब्रेल मैंने बताया था कि इसमें 6 पॉइंट होते हैं। लुइस ब्रेल को इनका जनक बोला जाता है। और जिन बच्चों की आंखें नहीं होती हैं उनको क्या किया जाता है? जो 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, उन्हीं से एक संरचना तैयार की जाती है जिनको बच्चा स्पर्श करके पढ़ता है। तो ये दृष्टिहीन बच्चों से संबंधित है और इसमें 6 पॉइंट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। भारतीय ब्रेल लिपि क्या होती है? और लुइस ब्रेल लिपि के कौन थे? जनक थे। भारतीय लिपियों को ब्रेल लिपि से निरूपित करने के लिए विकसित एक समान व्यवस्था को भारतीय ब्रेल कहते हैं। भारतीय ब्रेल में 6 डॉट पॉइंट होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। समान ब्रेल संकेत दिया जाता है, तो उसमें से क्या बोलते हैं, 6 पॉइंट से ही रिलेटेड क्या करते हैं, वो एक संरचना तैयार करते हैं जिनको बच्चे ABCD या क ख ग इस तरीके से पढ़ सकते हैं उनको स्पर्श करके। ब्रेल लिपि से लाभ क्या है? तो दृष्टिहीन बच्चों में क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल तो होगा नहीं उनके सामने कुछ भी, तो वो स्पर्श करके पढ़ते हैं। इसके सरल होने से छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित होता है। तो अगर इस तरीके की सुविधाएं होती है तो बच्चों का क्या होता है, ध्यान एकदम केंद्रित होता है। इससे लिखने की गति बढ़ती है और इस लिपि के माध्यम से बालक यह सीखते हैं कि अपना कार्य स्वयं करना है, अर्थात आत्मनिर्भर बनना है। अब जैसे मान लिया कोई बच्चा दृष्टिबाधित है और ब्रेल लिपि से उसको पढ़ाया जा रहा है, तो जब तक वो खुद से टच नहीं करेगा तो बता नहीं पाएगा जो नीचे नोटबुक पे या बुक पर वर्ड लिखा है वो क्या वर्ड लिखा है। अब मान लिया एक टीचर सामने बैठा है और एक सामने दृष्टिबाधित बच्चा बैठा है, तो टीचर तो बोल देगा कि ये लिखा है A, लेकिन वो बच्चा जब तक खुद से नहीं छुएगा तो वो कैसे पता चलेगा कि वो A है या B है? तो जब वो खुद से स्पर्श कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने सही बोला है। लेकिन अगर टीचर उनको अवलोकन करना चाहे तो उनके सामने बोल देगा कि B लिखा हुआ है और बच्चे से टच करके बोलेगा कि बताओ ये B लिखा है या कुछ और लिखा है, तो बच्चा स्पर्श करके बता देगा कि B होगा तो B बता देगा और A होगा तो A बता देगा। अधिगम अक्षमता क्या होती है? अधिगम अक्षमता होती है कि कोई बच्चा सीख नहीं पाता है। तो देखो, अधिगम की दृष्टि से अक्षम बाल बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो जो बच्चा सीख नहीं पाता वो उसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं, जो सीखने में असमर्थ होता है। इसको एक तरीके डिसलेक्सिया ही बोलते हैं, बच्चा सीख नहीं पाता है। वेंडा के अनुसार एक मानसिक दोष वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने आप को तथा क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में असमर्थ होता है तथा जिनको स्वयं एवं समुदाय के कल्याण के लिए निरीक्षण, नियंत्रण तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। अधिगम अक्षमता बालकों की विशेषताएं क्या होती है? मनोसामाजिक विशेषताएं होती है कुछ। तो इन बालकों में मनोसामाजिक विशेषताएं ये हैं, जैसे पहली है कि ऐसे बालकों को अपने माता पिता, अपने समाज एवं अपने अध्यापकों से विचार विमर्श करते रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत आए तो टीचर से, या फिर घर पर है तो अपने माता पिता से या बड़े भाई बहन से परामर्श या सलाह लेते रहना चाहिए। ये अस्थिर स्वभाव के होते हैं, मतलब इनका एक स्टेबल बिहेवियर नहीं होता कि ये अगर शांत स्वभाव के तो शांत के होंगे, कभी आक्रामक भी हो जाते हैं, कभी शांत भी हो जाते हैं। ये बालक स्वनियंत्रण की बात करते हैं परंतु दूसरों के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते, मतलब अपने आप पे विश्वास रखते हैं लेकिन दूसरों के साथ ज़्यादा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते कि जो काम मैं करूँगा अपना आप ही करूँगा। इनमें स्वयं की समस्याओं के प्रति आत्मचेतना कम होती है। शैक्षिक विशेषताएं होती हैं, इनमें भाषा कौशल तथा स्मरण शक्ति का अभाव होता है। जो बच्चों को एक बार बात बता दी तो उस चीज़ को दोबारा कई बार रिपीट कराना पड़ता है, तब ये बच्चे सीख पाते हैं। ऐसे बालकों में कोई बात समझ में नहीं आने पर शिक्षक को कहने का साहस नहीं होता। तो अगर टीचर ने बता दी और उनकी समझ में नहीं आई और टीचर ने पूछा ना कि हाँ बच्चों सबको समझ में आई, तो सबको समझ में आ गई। क्लास में 2 ही तरीके के बच्चे चुप रहते हैं, या तो उनको सब समझ में आता है या उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अन्य विशेषताएं क्या होती हैं? इनमें सांवेगिक अस्थिरता होती है, इनको कार्य समायोजन में कठिनाई होती है और भी पढ़ लेना। इस तरह के अधिकांश बच्चों में डिसलेक्सिया तथा डिस्ग्राफिया जैसी बीमारी दिखाई देती है। तो जैसे मैंने बताया था कि डिसलेक्सिया भी बोलते हैं इसको, डिस्ग्राफिया भी बोल सकते हैं। इनमें अवधान की कमी पाई जाती है। अधिगम अक्षमता के कारण क्या क्या होते हैं? वंशानुक्रमिक कारण होते हैं कि उनके माँ बाप भी जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे हों और उनमें भी ये दिक्कत आई हो कि वो सीखने में, कोई चीज़ को सीखने में दिक्कत का सामना करना पड़ो। यदि अधिगम अक्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आनुवांशिकता भी इसका कारण होता है।
क्योंकि माता पिता के गुण दोष भी बच्चों से मिलते हैं। पर्यावरण कारण क्या, उसका एटमॉस्फेयर आसपास का ऐसा होता है कि बच्चे सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, खेल कूद में या फिर अलग अलग तरीके के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। अब देखो ये वर्ड आते हैं, इसको तो आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड आते हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और आपका जो ये थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के जिसके पेपर होते हैं वीटीसी या डीएलएड या बीएड जो भी होता है, सबके उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे एमसीक्यू में दे देगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा या फिर एक लाइन में आंसर लिखने के लिए दे देगा। डिसलेक्सिया क्या होता है, तो पठन से अगर किसी को कठिनाई आती है, मतलब किसी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई आती है, वो बी को डी बोलता है तो उसको बोलता है डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया होता है लेखन अक्षमता।